जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग अपना एनसीईआरटी की सीरीज़ चला रखे हैं, जिसमें कि ये आपके एनसीईआरटी सीरीज़ जो है कि साइंस के लिए है, ठीक है ना। और ये अपनी जो क्लास का टारगेट है 55 डेज़, लगभग 55 दिन के लिए क्लास अरेंज की गई है, ठीक है ना। जिसमें हम लोग डेली आधे घंटे से 45 मिनट की क्लास लेते हैं, ठीक है। जिसमें आपका पूरा क्लास 6 से लेकर के 10th स्टैंडर्ड तक जितने भी साइंस के चैप्टर हैं, एक एक क्लास को, एक एक चैप्टर को हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं और साथ ही साथ उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन को भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आज उसी सीरीज में आपका ये क्लास नंबर 6 है, ठीक है। अभी तक हमने 5 क्लासेस कंप्लीट कर ली है। ये आज की 6वीं क्लास है। इस क्लास के अंदर हम लोग हीट चैप्टर यानी कि ऊष्मा चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये क्लास कौन कौन से एग्जाम के लिए लाभकारी होगी, अगर मैं उस पर चर्चा करना चाहूँ तो आपके लिए रीट के क्लास रीट में आएगा, ठीक है। बीपीएससी 4 हो गया, सुपर टेट हो गया, केवीएस हो गया, DSSS हो गया। जहां भी आपको साइंस मिलेगा देखने को टीचिंग फील्ड में, हर एग्जाम के लिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे आपका पूरा का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है ना। आ जाइए, आज की क्लास को हम समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे हीट को, ठीक है ना। या हीट होता क्या है या टेम्परेचर क्या होता है, हीट और टेम्परेचर। ये सारा कंटेंट आपका एनसीईआरटी का, ये फोटोग्राफ्स भी आपको एनसीईआरटी के ही हैं, ठीक है ना। तो ये ऐसे ही लगा रखा है, आप इसको समझ लीजिएगा। अभी आगे हम इसको डिस्कशन कर देते हैं। आ जाइए, अगर मैं बात करता हूँ हीट, ठीक है ना, या फिर आपके सामने एक आता है टेम्परेचर। हीट क्या है, टेम्परेचर क्या है, दोनों को बहुत बारीकी से समझ लो, ठीक है ना। देखिए, कह रहा है गर्मी एक प्रकार यानी कि हीट एक प्रकार की ऊर्जा है जो उच्च तापमान वाले वस्तु से निम्न तापमान वाले वस्तु की ओर स्थानांतरित होती है। जैसे आपके सामने अगर ये पेन मैं दिखा दूं, ठीक है ना। अगर मान लो ये बहुत गर्म है पेन, और एक गिलास पानी ले लो आप, ठीक है ना। ये बहुत गर्म है, उसके बाद मान लो एक रॉड ले लो लोहे की गर्म, उसको ले जाकर के पानी में डाल दो, तो ये गर्मी सारी की सारी पानी के अंदर चली जाती है। तो ये जो ट्रांसफर हुई उसको ही हम क्या बोलते हैं, हीट बोलते हैं, यानी कि गर्मी बोलते हैं, ठीक है ना। अब एक वर्ड आता है तापमान यानी कि टेम्परेचर। फिर क्या होता है, टेम्परेचर वह चीज होती है जिसके माध्यम से हमें किसी चीज की गर्माहट या ठंडाहट का फील होता है। जैसे आजकल ठंडा का मौसम है, जैसे मेरे सामने ये गिलास है स्टील का, इसको मैं टच कर रहा हूं तो मुझे ठंडा फील हो रहा है। तो इससे मुझे क्या पता चल रहा है, इसके टेम्परेचर के बारे में पता चल रहा है, ठीक है ना। अगर मुझे इसके हीट के बारे में पता करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि वो देखना पड़ेगा कि कब ये मूव करके टेम्परेचर एक स्थान से दूसरी स्थान पे जा रहा है, ठीक है ना। ये एनसीईआरटी का ही सार है जो मैंने यहाँ पे लिखवा रखा है आपके लिए, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूं टेम्परेचर की, क्या हो गया, किसी वस्तु की गर्माहट या ठंडक का मापन है। इसे थर्मामीटर से मापा जा सकता है। जो टेम्परेचर होता है उसे थर्मामीटर से मापा जा सकता है, ठीक है। और ये जो हीट होती है वो ट्रांसफर होती है, उसे फील किया जा सकता है, ये होता है। समझ गए टेम्परेचर। चलिए, अब ये थर्मामीटर क्या होता है। थर्मामीटर से बहुत क्वेश्चन बनता है, सीटेट ने तो कई बार पूछ रखा है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं, थर्मामीटर एक तरह का आपका इक्विपमेंट होता है जो कि मेजर करता है टेम्परेचर को, ठीक है ना। किसको, टेम्परेचर को। अगर कहता है कोई कहे हीट को मेजर करता है क्या, नहीं भाई, हीट को नहीं करता है, ये टेम्परेचर को करता है, ठीक है ना। अगर हम देखते हैं थर्मामीटर की बात करें तो ये दो तरीके के थर्मामीटर आपको पढ़ने होते हैं। एक आपका होता है डॉक्टरी थर्मामीटर, जिसको कि क्लिनिकल थर्मामीटर बोला जाता है। एक आपके सामने आ जाता है लेबोरेटरिकल थर्मामीटर, जिसको कि बोला जाता है प्रयोगशाला थर्मामीटर, ठीक है ना। इनमें क्या अंतर है, ये किस तरीके से मेजर करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको याद कर लेना, ठीक है ना। सॉरी, ये जो आपका डॉक्टरी थर्मामीटर, जिसको कि क्लिनिकल भी बोला जाता है, क्लिनिकल थर्मामीटर है, ये जो मेजर करता है आपका टेम्परेचर मेजर करता है 35 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है ना। ये एक्चुअल में ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर के हिसाब से ही इसको डिजाइन किया गया है। इसलिए जो कितने को मेजर करता है, 35 डिग्री से 42 डिग्री तक टेम्परेचर मेजर कर लेता है। जैसा कि आप लोगों को पता है, नॉर्मल ह्यूमर का जो टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ये आप लोगों को पता है, ठीक है ना। तो उसी को टारगेट रख करके 35 से 42 के बीच में ये मेजर करता है। न जाने कितनी बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ठीक है ना। तो थर्मामीटर का उपयोग तापमापन के लिए किया जाता है, ये बता दिया। दो प्रकार के होते हैं, पहला क्लिनिकल हो गया।
कितने को मेजर करता है? 35 से 42। ये आप लोगों ने देखा होगा, जब आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर बोलता है कि इसको जुबान के नीचे रख लो या इधर बगल में रख लो, ये सारी चीज़ें करते हैं, तो आपको ये ध्यान आ गया होगा एकदम से। आपने ये वाला नहीं देखा होगा, हो सकता है अगर कुछ लोगों ने देखा भी होगा लेबोरेटरी वगैरह में, इस तरीके से होता है। ये जो होता है बड़े पैमाना मेजरमेंट के लिए काम आता है। इसकी जो रेंज होती है ना, ये रेंज आपको जो होती है -10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 110 डिग्री तक ये मेजर कर लेता है। क्यों? क्योंकि लैब वगैरह में काफ़ी टेम्परेचर वेरिएशन को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। तो ये देखिए एक पानी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये दोनों डेटा याद रखोगे। जो थर्मामीटर आपका लेबोरेटरी में इस्तेमाल होता है उसकी रेंज आपसे डायरेक्ट पूछता है कितना होता है, -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। कई बार ये पूछ लेता है कि क्लिनिकल थर्मामीटर एंड लेबोरेटरिकल थर्मामीटर में किसकी रेंज अधिक है या किसकी कम है, तो आपको तुलना भी आना चाहिए। डॉक्टरी थर्मामीटर की रेंज कम होती है, क्लिनिकल की ज़्यादा होती है। अब समझ गए, ये फोटोग्राफ्स देख के समझ गए होंगे, आपकी एनसीईआरटी में छपा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ चलते हैं। अब हम देख लेते हैं इफेक्ट ऑफ हीट, ठीक है ना। गर्मी यानी कि उष्मा, हीट का क्या प्रभाव क्या होता है। यही एक चीज और समझ लो, हीट जो इसका टेम्परेचर मेजर किया जाता है, इसकी यूनिट जो होती है जूल होती है। क्या होती है? जूल में मेजर की जाती है। मैं ज्यादा लिखूंगा नहीं बोलने पे, क्योंकि ऑलरेडी मैं सब कुछ लिखवा रखा हूं शॉर्ट वे में, ठीक है। पूरी एनसीईआरटी का सार है ये, समझ गए। चलिए, अगर आप लोग चाहते हैं कि ये पूरी पीडीएफ आपको मिल जाए तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना और एक बार कमेंट करके बता देना कि सर आप टेलीग्राम पे भेज दीजिए। वैसे 4-5 क्लास मैं सोचता हूँ 10-10 क्लास की एक साथ नोट्स भेज दिया करूंगा, ठीक है ना। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। गर्मी का प्रभाव क्या होता है? गर्मी वस्तुओं के ताप को बढ़ाती है। सिंपल सी बात है, हीट क्या करता है? वस्तु के ताप को ही तो बढ़ाता है। हीट का यही तो काम है। जैसे अगर पेन है, अभी ठंडे का मौसम है, ये तो ठंडी हो गई है, गर्मी में गर्म लगती है, ठीक है ना। तो यही काम करता है। अगला क्या काम करता है? पदार्थ ठोस, द्रव, गैस के रूप में अपनी अवस्था बदल सकते हैं। क्यों? हीट, आप देखो, आपने देखा होगा कि अगर पानी को ज्यादा हीट दे दो, बहुत गर्म कर दो, तो वो बॉयल होकर के क्या करता है? लिक्विड अवस्था से गैस अवस्था में चला जाता है। वहीं आप लोग देखते होंगे जो वो लोहार होता है, हथौड़ा पीटता है, उसको देखते होंगे भट्टी में लोहे को गर्म करता है और वो पिघला देता है, उसको ठोस से किस में कर देता है? चेंज कर देता है द्रव में। और ज्यादा करो तो प्लाज्मा बन के उड़ सकता है, ठीक है ना। तो गर्मी का इफेक्ट कहां कहां देखने को मिलता है? अवस्था परिवर्तन में देखने को मिलता है, टेम्परेचर इंक्रीमेंट में देखने को मिलता है। सिंपल सी 2 जगह देखने को मिलता है, ये बात याद रखोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि भाई जो हीट होता है ना, वो एक जगह से दूसरे जगह में ट्रांसफर होता है। हमने अभी पहले ही डेफिनेशन शुरू में ही बताई। अब वो होता है कैसे कैसे? एक वस्तु से या एक छोर से दूसरे छोर तक ट्रांसफर कैसे होता है? जैसे आप लोगों ने देखा होगा, लोहे की रॉड को एक किनारे पे अगर आप गर्म कर दो ना, तो वो धीरे 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 पूरे तक आ जाती है। कैसे आती है? उन सब का नाम है, ठीक है ना। तो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर का नाम होते हैं, उनको हमें जानना है। और ये फिगर रहा आपका। पहला जो तरीका होता है वो होता है कंडक्शन मेथड, ठीक है, यानी कि चालन विधि द्वारा हीट ट्रांसफर होती है। चालन विधि द्वारा कैसे होती है? आप देखिए, जैसे ये ठोस पदार्थ है, मैंने इसको यहां पे गर्म किया, इसके पीछे पदार्थ के कण है छोटे छोटे, इस पदार्थ ने हीट को छोटे अगले वाले को ट्रांसफर कर दिया। यहां से देखो, इसने अगले वाले को कर दिया, ऐसे समझो। यहां जैसे मान लो ये एक रॉड है, इसके अंदर ये मान लो बहुत छोटे छोटे पदार्थों से ये मिल करके बना है, छोटे छोटे कण से। हमने केवल इसको गर्म किया, ये टच कर रहे हैं, सारे एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ठीक है ना। इसने अपना हीट इसको ट्रांसफर किया, फिर इसने इसको ट्रांसफर किया, फिर इसने इसको ट्रांसफर किया। इस तरीके से चालन, मतलब उष्मा जो है चल चल करके एक स्थान से दूसरे स्थान जा रही है, तो इस विधि को बोला जाता है चालन मेथड, ठीक है ना, यानी कि कंडक्शन मेथड। ये ज्यादातर आपको ठोस में देखने को मिलता है, ठीक है ना, ये समझ गए। दूसरा मेथड आपका आता है संवहन, जिसको कि कन्वेक्शन मेथड बोलते हैं। ये ज्यादातर क्या होता है? द्रवों में और गैसों में देखने को मिलता है। कैसे? मैं बताता हूं। जैसे ये पानी है, ये देखियो पानी है ना, आपने नीचे आग लगाई और ये गर्म हुआ। ये बॉयल, जो गर्म होता है ना, जो कोई चीज गर्म होती है वो हल्की होकर के ऊपर भाग जाती है। ये वाला गर्म होकर के मूव करके यहां आ गया, अब इसकी जगह लेने के लिए ये वाला नीचे चला गया, अब ये गर्म होगा। इसी तरीके से सारे नीचे से गर्म होकर ऊपर आएंगे और ठंडे वाले नीचे जाएंगे। तो ये जो मेथड होता है इसको बोलते हैं संवहन। अब सोचो,
क्या ठोस में इतनी जगह होती है कि ये काम हो पाए कि उसके कण ही मूव करके जाए? भाई ये यहां से यहां चला जाएगा क्या? कभी नहीं जाएगा। ये तो फिक्स है ना। ठोस में जो पार्टिकल होते हैं बहुत गहनता से फिक्स होते हैं, तो वो मूव ही नहीं कर सकते। तो आप ये समझ गए ना कि ठोसों में संवहन पॉसिबल ही नहीं है। संवहन अगर पॉसिबल है तो गैस और द्रव में। समझ गए कैसे होता है संवहन क्रिया? वेरी नाइस। अच्छा, उसके बाद तीसरा तरीका इसका आता है विकिरण यानी कि रेडिएशन। रेडिएशन गर्मी का बिना माध्यम के संचरण। ये क्या होता है? वैक्यूम में होता है, मतलब जहां पर निर्वात होता है, इसमें कोई भी माध्यम नहीं है, तब भी ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित हो जाती है। जैसे सूरज से आपको पता है बीच में निर्वात भी देखने को मिलता है, वहां से फिर भी किरणें आ जाती हैं हमारे अर्थ तक, ठीक है, 8 मिनट के अंदर। तो ये कैसे आती है? विकिरण। विकिरण कब होती है? निर्वात में, ठीक है ना। जैसे सूर्य पृथ्वी से गर्मी पाना, ठीक है, ये हो गया। इस फोटोग्राफ में तीनों चीजें एक साथ दिख जाएंगी। जैसे आपने यहां से देखिए, हीटर को जब स्टार्ट करते हो तो यहां से रेडिएशन निकलती है, जिसकी वजह से कई बार दूर आपका हाथ जलने लग जाता है। जैसे आजकल ठंड का मौसम चल रहा होगा, आप लोग देखते होंगे हीटर चल रहा है, हाथ दूर से ही सेकते हैं ना, ऐसा थोड़ी उस पर हाथ रख देते हैं, हाथ नहीं रखा जाता है, जल जाओगे, दूर से रखते हो, लेकिन फिर भी आपका हाथ गर्म हो जाता है। ये विकिरण के, जिसमें माध्यम भी जरूरत नहीं होता, विकिरण हो गया। संवहन देखिए, इस पतीले के अंदर जो बॉयल द्रव है उसके अंदर देखने को मिलता है, पर इसका हैंडल कई बार आप देखते होंगे ना, ये गर्म होता है, उसके चक्कर में आप हैंडल पकड़ने जाते हो, अचानक से लगता है कि हाथ भी गर्म हो गया हमारा। तो ये कैसे हो रहा है? ये कंडक्शन यानी कि चालन विधि द्वारा हो गया। तो तीनों मेथड आपको एक ही जगह समझ आ गया होगा। समझ गए? किसको किसको समझ में आ गया कमेंट कर दीजिएगा कि यस सर समझ में आ रहा अच्छे से। चलिए, मेरा टारगेट एनसीईआरटी सीरीज से यही है, 50-55 दिन ढंग से लग के मेरे साथ पढ़ लो, आधा आधा घंटा, कुल मिला के 25 घंटे की क्लास बनेगी। आधा आधा घंटा अगर आप पढ़ लेते हो ना, यकीन मानिए आपका बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद कुछ भी पढ़ना साइंस के में आपको कभी का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। अब उसके बाद आ जाता है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, यानी कि अच्छे और बुरे संवाहक। का मतलब क्या है? जैसे देखिए, कुछ वस्तुएं होती हैं जो ऊष्मा को तुरंत स्थानांतरित कर देती हैं, कुछ होती है कि करती ही नहीं है। जैसे आप देखेंगे ठंड का मौसम चल रहा है, इस टाइम अगर कोई लोहा पकड़ोगे, आप जाकर के हाथ लगाओगे, एकदम से ठंडा लगता है। वहीं कोई लकड़ी का पकड़ लो, वो ठंडा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि जो लकड़ी का गुटका है वो अपने अंदर से हीट को ज्यादा ट्रांसफर नहीं होने देता है, वो इंसुलेटर होता है, ठीक है ना। मतलब कि बुरा वाहक होता है, इंसुलेटर होता है। अगर जो अच्छा वाहक होगा वो तो तुरंत गर्म कर देगा, ठीक है ना। तो लोहा हो गया वो अच्छा वाहक होता है, वो जल्दी से गर्म कर देता है, ठीक है ना। देखिए कह रहा है अच्छे संवाहक, जैसे आपके एग्जाम्पल हो गए धातुएं, जैसे तांबा, एल्यूमिनियम, आयरन, ये सारी चीजें क्या होती है? कंडक्टर होती हैं। ये कंडक्टर होती हैं। कंडक्टर का मतलब वाहक। बस में देखते हो ना क्या करता है? जो कंडक्टर होता है वो वाहक ही तो होता है, हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करता है। वही काम होता है इसमें, ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान जो ले जाएगा वो कंडक्टर, जो नहीं ले जाएगा इंसुलेटर, ठीक है ना। बुरे संवाहक में आपका लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, कांच हो गया, इसमें आप देखेंगे जल्दी नहीं आता है। अभी स्टील के गिलास में आप पानी लो, गर्म करो, पूरा जल्दी से गर्म, पूरा ये सब गर्म होने लग जाता है। अगर पानी पी लेता हूं, वहीं अगर आप कांच के गिलास में पानी डालो, आपको देखने को मिलेगा कि वो बाहर से इतनी जल्दी गर्म नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो इंसुलेटर है, ठीक है ना। ये समझ गए। अच्छा, एक चीज आप लोग और देखते होंगे कि कभी कभी आप देखते होंगे, अगर बड़े जगह पे खाना वगैरह, जैसे घरों में तो साफ सफाई के चक्कर में ऐसा नहीं किया जाता है, लेकिन आप कभी भंडारे वगैरह में बड़ी जगह देखते होंगे तो बर्तन का जो बाहरी हिस्सा होता है वो ब्लैक दिखता है आपको। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो ब्लैक कलर होता है, काला रंग होता है, वो ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, ठीक है ना। और जो सफेद रंग होता है ऊष्मा का कम अच्छा चालक होता है, मतलब बुरा चालक होता है एक तरीके से, ये आप समझ लीजिए, ठीक है ना। आपको एक चीज ये भी पता होता होगा कि सर्दियों के मौसम में हमें रंगीन कपड़े, जैसे देखो मैंने एक रंगीन स्वेटर पहन रखा है, रंगीन कपड़े या ऊनी कपड़े पहनने की सलाह दी जाती है। और गर्मियों में हमें सफेद और लाइट कपड़े पहनने की सलाह दी जाती है। क्यों? क्योंकि जो रंगीन कपड़े या ब्लैक कपड़े होते हैं वो ऊष्मा को क्या करते हैं? चालित करते हैं, ठीक है ना। सफेद कपड़े कम ऊष्मा सोखते हैं, ठीक है ना। तो हमें तो ऊष्मा चाहिए ना इस टाइम ठंड के मौसम में, तो इसलिए हम रंगीन पहनते हैं कि हमें कहीं से भी हीट मिल जाए हमारे शरीर को। तो ये समझ गए आप लोग? वेरी नाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग हीट इन डेली लाइफ।
ठीक है ना। हीट इन डेली लाइफ से क्या मतलब है, गर्मी से बचाव के उपाय, जैसे ऑलरेडी हमने आपको चर्चा करके बता ही दिया, ठीक है ना। वह एक चीज ये नहीं बताया, ये एनसीईआरटी के क्लास 7th में ये चैप्टर आपको हीट का मिलेगा, ठीक है ना। इसका और अगर हाई लेवल आपको पढ़ना है तो वो 11th-12th में जाना पड़ता है, वो अभी टारगेट नहीं है, टीचिंग में उतना लेवल पूछता नहीं है, ठीक है। अगर कुछ आएगा तो मैं प्रीवियस ईयर जब डिस्कस कराऊंगा उसमें बता दिया करूंगा, ठीक है। चलिए, गर्मी से बचाव के उपाय क्या करते हैं हम लोग गर्मी से बचने के लिए। गर्मी को रोकने के लिए ऊन या फाइबर का उपयोग किया जाता है। देखिए ना, ऊनी स्वेटर पहना इस टाइम, आप भी पहन के बैठे होंगे, ठीक है। और क्या होता है, गहरे और हल्के रंगों के कपड़े गर्मी के अवशोषण और परावर्तन को प्रभावित करते हैं। ये सारी चर्चा हमने आपको कर दिया है, ठीक है। अब एनसीईआरटी से एक क्वेश्चन बनता है आपका, सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। ये इंग्लिश में यहां नहीं लिखा हुआ, आप लोग लिख लीजिए, मैं बोल देता हूं। सी ब्रीज है, एक होता है थल समीर को लैंड ब्रीज बोला जाता है। अब ये क्या होता है, किस चिड़िया का नाम है, इसको अगर हम समझे, आप लोग जो लोग समुद्र के किनारे कभी गए होंगे उनको पता होगा, समुद्र के किनारे आप देखेंगे बहुत सारी रेत होती है, ठीक है ना। और एक चीज ये भी आपको पता होगा कि जो रेत होती है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है दिन के टाइम पे। कब, दिन में, ठीक है ना। दिन के समय में रेत बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। और आपको पता है जिस एरिया में गर्मी अधिक होगी तो उसके ऊपर जो एयर होगी वो भी गर्म हो जाएगी। और जब एयर गर्म होती है तो हल्की होकर के ऊपर भागने लग जाती है। जब एयर गर्म होकर हल्की हुई और ऊपर चली गई तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे खाली जगह बच गया, सारी हवाएं तो ऊपर निकल गई ना, तो यहां खाली जगह बच गया। अब उस दुनिया में कोई भी चीज इम्पटी नहीं रहना चाहती है, ठीक है ना। जब वो खाली हो गया तो उसका जगह लेने के लिए जो ठंडी हवाएं हैं समुद्र के ऊपर, वो उसका जगह लेने के लिए चल देती हैं। यहां पे कहां से, समुद्र से चलती हैं थल की तरफ, तो इसी को नाम दे देते हैं समुद्री समीर। क्या नाम दे देते हो आप लोग, समुद्री समीर या सी ब्रीज बोल देते हैं इसको, ठीक है ना। ये समझ में आ गया होगा, वेरी नाइस। ये समुद्र जो है आपका ठंडा होता है और स्थल गर्म होता है दिन के समय। आपसे पूछेगा दिन के समय कौन सी घटना होती है, सी ब्रीज बनता है या लैंड ब्रीज बनता है, यानी कि समुद्री समीर बनता है या थल समीर बनता है, तो क्या बोलोगे आप लोग, आप बोल देना कि सर समुद्री समीर बनता है दिन के समय में। क्यों, क्योंकि स्थल गर्म होता है, वो ऊपर उठा देता है हवा को, उसकी जगह लेने के लिए समुद्र से जाते हैं तो समुद्री समीर। इसका जस्ट अपोजिट रात के टाइम ये होता है, क्या होता है इसमें, अब उल्टा हो जाता है। जो आपको पता है कि जो रेतीला जगह होता है जितनी जल्दी गर्म होता है उतनी जल्दी ठंडी भी हो जाती है, ठीक है ना। तो जब ये ठंडा हो जाता है उसके कंपैरिजन में जो समुद्र का ऊपर भाप होता है ये गर्म हो जाता है, और ये गर्म होता है तो इसकी जगह की एयर गायब हो जाती है, ऊपर उड़ जाती है हल्की होकर के। तो इसका जगह लेने के लिए यहां से थल की हवाएं चल देती हैं कि चलो भाई इसको छेक के भर लेते हैं, यहाँ खाली है अपना जगह कब्जा कर लेते हैं। वो होता है ना पड़ोस में अगर कोई खाली जमीन होती है तो लोग कब्जा करने पहुंच जाते हैं, वैसे ही यहाँ से जब हवाएं वो गर्म होकर के निकल गई तो इसको कब्जा करने के लिए ये स्थल की समीर आ गई। तो जब स्थल से चढ़ के आई है तो इनका नाम क्या होगा, स्थल समीर, ठीक है ना, यानी कि लैंड ब्रीज। समझ गए। तो ये दिन रात के टाइम होता है, ये दिन के टाइम होता है। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। अब हम इस पे बेस्ड कुछ प्रीवियस ईयर और छोटे छोटे एमसीक्यूज सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। ये और कुछ रह रहा है, अच्छा इसको भी थोड़ा समझा ही देता हूं आप लोग को। आप लोगों ने देखा होगा थर्मामीटर के अंदर कभी घर बनते हुए देखा है, उसमें एक जो मिस्त्री होता है लेकर के ऐसे बैठा रहता है, तो उसके अंदर कुछ रहता है ऐसे ऐसे मूव करता है, वो क्या होता है, पारा होता है, ठीक है ना। तो कहा जाता है कि पारा जो होता है अगर टूट करके बाहर आ जाए तो बड़ा हानिकारक होता है। तो इसी से रिलेटेड एनसीईआरटी में कॉन्सेप्ट दिया है क्या, कि तापमापी में पारे के प्रयोग के विषय में अनेक चिंताएं हैं। पारा एक विषाक्त पदार्थ है और यदि तापमापी टूट जाए यानी कि थर्मामीटर टूट जाता है तो इसका निपटान अत्यंत कठिन है। आजकल अंकीय तापमापी यानी कि डिजिटल थर्मामीटर उपलब्ध है जिसमें पारे का उपयोग नहीं होता है। बस सिंपल सी बात है, ये आपको पता रहना चाहिए। जो पहले थर्मामीटर चलते थे उसमें पारा इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है ना। अब जो है डिजिटल थर्मामीटर आ गए उसमें पारे का इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपको बातें याद रहनी चाहिए, सारे एनसीईआरटी के फैक्ट है, डायरेक्ट पूछे जाते हैं। अब मैं एक बार आपको इसका रिवीजन करा देता हूं, अभी तक हमने क्या पढ़ा है, आपने क्या सीखा है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। जो लोग एनसीईआरटी नहीं पढ़े हैं वो अब आपको कोई टेंशन नहीं, पढ़ोगे भी, डेटा भी एनसीईआरटी का देखोगे और समझ भी जाओगे, मैं समझा भी दूंगा, ठीक है ना। क्या सीखा उसको झट से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। किसी वस्तु की उष्णता की कोटि ज्ञात करने के लिए हम सदैव अपनी स्पर्श इंद्रिया
विश्वास नहीं कर सकते। देखो क्या होता है, कई बार टेम्परेचर हम हर चीज को छू छू के नहीं पता कर सकते ना कि कितना गर्म है, इसलिए हम थर्मामीटर बनाते हैं, ठीक है। हमेशा नहीं इस्तेमाल इंद्रियों का होता है, ज्ञान इंद्रियों का, ठीक है। अच्छा, कह रहे ताप किसी वस्तु की उष्णता की कोटि को मापता है। ताप तो हमने बता दिया ना कितना गर्म है या ठंडा है, वो मेजर करता है। तापमापी यानी कि थर्मामीटर वह युक्ति है जिसमें ताप मापा जाता है, ठीक है ना। थर्मामीटर के बारे में बता दिया। डॉक्टरी थर्मामीटर 35 से 42 होता है। आपका जो वो प्रयोगशाला वाला होता है -10 से 110 होता है, ठीक है ना। मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। जल्दी जल्दी रिवीजन कर लो, 4 लाइन है। उष्मा उच्च ताप से पिंड से निम्न की ओर स्थानांतरित होती है, ये भी बता दिया। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में उष्मा 3 प्रकार से स्थानांतरित होती है, चालन विधि, संवहन विधि, विकिरण विधि, ये समझ गए आप लोग। ठोस में प्रायः चालन देखने को मिलता है, गैस द्रव में आपको संवहन देखने को मिलता है, और निर्वात में आपको विकिरण देखने को मिलता है, ये समझ आ गया। विकिरण द्वारा उष्मा के हस्तांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जो जैसे इसका एग्जाम्पल सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें हो गई, ठीक है ना। आगे कह रहे हैं जो पदार्थ अपने से होकर उष्मा को आसानी से प्रभावित ना होने दे उसे उष्मा का कुचालक बोला जाता है, यानी कि इंसुलेटर बोला जाता है। जो आसानी से जाने दे उन्हें सुचालक बोला जाता है, यानी कि कंडक्टर बोला जाता है, ठीक है ना। और गर्मियों में हमें हल्के कपड़े पहनने चाहिए, सर्दियों में हमें ऊनी या फिर रंगीन कपड़े पहनने चाहिए। ये सारी बातें हमने आपको डिस्कस कर दिया है, ठीक है ना। तो आई होप ये चैप्टर का एक समराइज अच्छे से हो गया है। अब इस पे और मजबूती पाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इससे रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लेते हैं जो एमसीक्यूज टाइप पे है, ताकि आपका अच्छे से हो जाए, ठीक है ना। चलो, पहला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, गर्मी किस प्रकार की ऊर्जा, यानी कि व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी इज हीट। बताओ हीट कैसी ऊर्जा है, यांत्रिक है क्या, ना जी ना। रासायनिक ऊर्जा है, बिल्कुल नहीं है। थर्मल ऊर्जा होती है ये, ठीक है ना, थर्मल एनर्जी होती है। हीट कैसी एनर्जी होती है, थर्मल होती है, विद्युत भी नहीं होती है। देखने में ये क्वेश्चन छोटे लग रहे हैं, सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, लेकिन जब एग्जाम में आ जाते हैं ना तो इतने कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, कोई विद्युत मार के आ जाता है, कोई यांत्रिक मार के आ जाता है, ठीक है ना। तो कंफ्यूजन नहीं होना है आपको, पहले से ही सब कुछ मैं प्रिपेयर करा के चलूंगा। चलिए आगे बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तापमान मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ये तो बहुत आसान है, ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है ना। क्या बैरोमीटर करते हो, क्या थर्मामीटर करते हो, हाइड्रोमीटर करते हो, कैलोरीमीटर करते हो, ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है ना। आप लोग लास्ट क्वेश्चन करके आंसर दे देना कि क्या है, बहुत आसान है, अब मैं बार बार इसको नहीं बताऊंगा। चलिए आगे आपसे कह रहा है तीसरे में, निम्न में से कौन गर्मी का खराब संवाहक है, मतलब इंसुलेटर कौन है इसमें। तांबा है क्या, ना जी ना, इसमें तो होता है। एल्यूमिनियम नहीं, धातुएं तो सारी सुचालक होती है उष्मा की। लकड़ी मिल गया, ये देखिए वुड जो होती है ये कुचालक होती है, समझ गए। चांदी तो चालक है, बहुत अच्छा, विद्युत का भी और उष्मा का भी। आगे बढ़ते हैं। अभी अभी आपके सामने ये क्वेश्चन आया था, लेकिन इसमें भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कह रहा है शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, क्या 37 फ़ारेनहाइट होता है। नहीं भाई, फ़ारेनहाइट नहीं होता, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है ना। तो ये स्केल मेजर का भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। फ़ारेनहाइट होता है और आपका उसमें मेजर किया जाता है, केल्विन में मेजर किया जाता है, और रेक्टर जो होते हैं वो कई सारे 4 होते हैं, सारे का नाम बता के फार्मूला भी बता दूंगा, ठीक है ना। समझ गए क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि किस माध्यम में गर्मी विकिरण के द्वारा जाती है। बताओ कौन से माध्यम में गर्मी विकिरण द्वारा जाती है। विकिरण के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती, यानी कि निर्वात इसका आंसर हो जाएगा, वैक्यूम हो जाएगा। समझ गए आप लोग, वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला देखिए आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है गर्मी किसके माध्यम से कम तापमान वाले वस्तु में स्थानांतरित होती है। हीट जो होती है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर किस फॉर्म में जाती है, तो ये ठोस के फॉर्म में जाती है, नहीं। यांत्रिक ऊर्जा नहीं, विकिरण नहीं, ये जाती है उष्मीय ऊर्जा के मान में जाती है, ठीक है ना। आगे शायद क्वेश्चन केवल हिंदी में लगा हुआ है, सॉरी फॉर दैट, ठीक है, मैं समझा दूंगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपके चैप्टर पे पकड़ बनाने के लिए क्वेश्चन मैंने ले रखे हैं, ताकि आपको लगे हाथ चीजें रिवाइज हो जाए। बताओ इसका आंसर, क्लिनिकल थर्मामीटर का तापमान कितना होता है। 35 से 42 डिग्री होता है। अगर क्लिनिकल, हाँ डॉक्टरी हो गया, और लेबोरेटरिकल का क्या होता है, -10 से 10 होता है, 110 होता है। चलिए अगला आपसे पूछ रहा है पुअर कंडक्टर, इसमें
ये ऑप्शन तो क्वेश्चन तो रिपीट कर गया, ये इसका तो लकड़ी था ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है निम्न में से कौन सा गर्मी का संचरण का तरीका है जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। बताओ माध्यम की आवश्यकता किस में नहीं होती है, चालन में नहीं, ये तो ठोस में होता है, बार बार बोल बोल के याद करवा दूंगा। संवहन ये द्रव और गैसों में होता है, द्रव और गैस में होता है। विकिरण हो गया भैया, इसमें किसी भी उसकी जरूरत नहीं होती है। संघनन तो नहीं, संघनन दूसरी चीज होता है, ठीक है ना। तो विकिरण या रेडिएशन जो है वो होती है जिसमें हमें किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। सूर्य से पृथ्वी इसी वजह से गर्म होती है, ठीक है ना, विकिरण माध्यम से। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहां देखिए आपसे क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 6 में, निम्न में से कौन सा रंग गर्मी को अधिक अवशोषित करता है। मैंने बताया था ना वो पतीला का जो पेंदा होता है क्यों ब्लैक किया जाता है, तो क्योंकि वो अधिक उष्मा शोषित करता है। तो काला रंग जो होता है उष्मा का अच्छा शोषक होता है। चैप्टर पे पकड़ बनाने के लिए सारे क्वेश्चन लिए गए हैं कि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। आगे आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तरल पदार्थ में गर्मी स्थानांतरित करने का तरीका है। तरल पदार्थ यानी कि द्रव और गैसों में, यहां तो गैस की बात नहीं की, केवल द्रव की बात की है फिलहाल। गैस में कैसी जाता है, कैसे उष्मा प्रवाहित होती है एक स्थान से चालित होती है, चालन तो ठोस में होता है। संवहन इसका करेक्ट आंसर है, इसमें तो कोई माध्यम की जरूरत नहीं होती विकिरण में। परावर्तन देखिए ऑप्शन कैसा दिया, परावर्तन क्या होता है, वो तो लाइट चैप्टर का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है उष्मा ऊर्जा किस इकाई में मापी जाती है। बताओ उष्मा किस में मापी जाती है, तो हमने आपको बता दिया जूल में मेजर की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर जूल हो जाएगा, वाट नहीं होगा, कैलोरी नहीं होगा, डिग्री नहीं होगा, ठीक है ना। तो कंफ्यूजन नहीं होना, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है और अच्छे से समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन, जब हम गर्म पानी के ऊपर अपना हाथ रखते हैं, याद रखो जब गर्म पानी के ऊपर अपना हाथ रखते हैं तो हमें गर्मी का अनुभव किस विधि से होता है। तो पानी पे कह रहा है ना, पानी के ऊपर रख रहे हो तो पानी के अंदर उष्मा कैसे प्रवाहित होती है, हमने कितनी बार बता दिया आप लोगों की संवहन विधि द्वारा होती है। तो आपका हाथ भी संवहन से ही तो गर्म होगा। पानी के अंदर जब संवहन हो रहा है चालन होता नहीं है, विकिरण होता नहीं है, संघनन होता नहीं है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहां तक, और जो लोग यहां तक वीडियो को देख लिए प्लीज सब्सक्राइब और लाइक कमेंट करके जाना। एक आधी दोस्त को भी जोड़ दोगे तो थोड़ा और अच्छा लगेगा। और कमेंट 2 शब्द लिख के जाओ। अभी आपको कोई एग्जाम पास में नहीं है, जैसा कि जो लोग बच्चे पहले से जुड़े हैं उनको पता है, जब एग्जाम पास में होता है मैं कहता भी नहीं हूं कि टाइम वेस्ट करो, बट 2 मिनट निकाल करके 2 शब्द लिख देना कैसा लग रहा है। और ताकि मैं इस एनसीईआरटी सीरीज को, देखिए 6 दिन हो गया है, 49 दिन और बचे हैं, 49 दिन की बात है, 49 क्लास और आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा मैं पढ़ा के, ठीक है ना। चलिए ये क्या कह रहा है, किसी वस्तु को ठंडा करने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका प्रभावी है। सोचो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। वस्तु को ठंडा करना है आपको, कैसे करोगे। ऑप्शन बड़े प्यारे दिए हैं। उसे गहरे रंग से ढकेंगे क्या, उसे हल्के रंग से ढकेंगे, उसे खुले में रखेंगे, उसे गर्म वातावरण में रखेंगे। आप इतनी देर में ऑप्शन चेक करके बताओ। इसमें देखिए गहरे रंग से भी नहीं ढक सकते, उसे हल्के रंग से ढकोगे तो जल्दी ठंडा होता है, ठीक है ना। खुले में रखोगे तो भी नहीं ठंडा होगा जल्दी, उसे गर्म वातावरण में रखेंगे तो बिल्कुल ही नहीं होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, उसे हल्के रंग के कपड़े से अगर ढक दिया जाए तो वो क्या हो जाता है, जल्दी से ठंडा हो जाता है, ठीक है ना। तो आई होप आपको हीट चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा, खासकर एनसीईआरटी लेवल, ठीक है ना। अगर पसंद आया है तो अपना काम करके जाइएगा, मैं अपना काम कर रहा हूं, मुझे मोटिवेट करके रखना, वरना आप किसी के यहाँ जाकर के पढ़ोगे एनसीईआरटी, इतना बढ़िया कंटेंट के लिए आपको कम से कम नहीं तो 1000 प्लस तो चार्ज कर लिए जाएंगे, ठीक है ना। तो अपना प्यार बना के रखिएगा और आज की क्लास यहीं रखते हैं। अगला जो चैप्टर होगा अभी याद नहीं है माइंड में, कल आपको बता देंगे, खुद ही देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।